हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, रेगुलेशन, मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एंड्रोजन्स, अ कंप्लीट ओवरव्यू। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन टू एंड्रोजन्स। नो, एंड्रोजन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मेन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं। नाउ टेस्टोस्टेरोन बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला मेन या फिर प्रिंसिपल एंड्रोजन है, और क्योंकि ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है इसलिए ये एक नेचुरल एंड्रोजन है। नाउ टेस्टोस्टेरोन केमिकली एक स्टीरॉयड है, और टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टीरॉयड कहते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के एंड्रोजेनिक एज वेल एज एनाबॉलिक एक्शंस होते हैं। नाउ पहले देखते हैं एंड्रोजेनिक एक्शंस। नाउ मेल सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं एनाबॉलिक एक्शंस। नाउ बोन्स और स्केलेटल मसल्स की डेवलपमेंट के लिए भी टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़रूरी है। नाउ एंड्रोजन्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड्रोजन्स जो कि बॉडी में सिक्रीट होते हैं, और सिंथेटिक एंड्रोजन्स जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं। नाउ एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, इसलिए ये प्रिंसिपली मेल में प्रोड्यूस होते हैं, बट फीमेल्स की बॉडी में भी कुछ थोड़े अमाउंट में एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ बॉडी के दो ऑर्गन्स नेचुरल एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, नेमली टेस्टिस एंड एड्रीनल ग्लैंड। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन जो कि एक बहुत ही पोटेंट एंड्रोजन है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है दो वीक एंड्रोजन्स, नेमली डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टीन डायोन। तो ये हैं बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले नेचुरल एंड्रोजन्स। अब नेचुरल एंड्रोजन्स के बारे में पढ़ते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। बॉडी में जो टोटल एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका 95% पार्ट टेस्टोस्टेरोन होता है। मेल्स की बॉडी में लगभग 5 to 12 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन रोज प्रोड्यूस होता है, और जैसा कि हम समझ चुके हैं टेस्टोस्टेरोन प्रिंसिपल एंड्रोजन है जो कि बहुत पोटेंट होता है, और टेस्टिस के लेडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। नाउ एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स दो वीक एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है, नेमली डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टीन डायोन। ये दोनों एंड्रोजन्स बॉडी में टोटल एंड्रोजन्स का लगभग 5% हिस्सा होते हैं। अपने आप में ये दोनों एंड्रोजन्स इनएक्टिव होते हैं, बट बॉडी के पेरिफेरल टिश्यूज में इन एंड्रोजन्स का कुछ हिस्सा टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है जो कि एंड्रोजेनिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो नेचुरल एंड्रोजन्स होते हैं मेनली टेस्टोस्टेरोन जो कि 95% ऑफ द टोटल एंड्रोजन्स होता है और बहुत ही पोटेंट होता है, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टीन डायोन। नाउ मेन की तरह वुमेन में भी एंड्रोजन की दो सोर्सेज होती हैं, नेमली ओवरीज एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। ओवरीज में जो कॉर्पस लूटियम बनता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी बहुत थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। तो जहाँ मेल्स में प्रतिदिन लगभग 5 to 12 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, वहीं फीमेल में प्रतिदिन सिर्फ 0.25 to 0.5 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक मेल सेक्स हार्मोन है। नाउ मेन में टेस्टोस्टेरोन के प्लाज्मा लेवल्स होते हैं 300 नैनोग्राम से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। वहीं वुमेन में प्लाज्मा लेवल्स होते हैं
लगभग 20 to 60 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अब आपको यहाँ बता दें कि टेस्टोस्टेरॉन ओरली इनएक्टिव है, ओरली बायोअवेलेबल नहीं होता। तो क्लिनिकल यूज़ के लिए अगर एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है या फिर अगर एंड्रोजन्स की कोई फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करनी है तो क्लिनिकल यूज़ के लिए टेस्टोस्टेरॉन को इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरॉन का बहुत जल्दी हेपाटिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है और इसकी हाफ लाइफ भी बहुत छोटी होती है। तो टेस्टोस्टेरॉन की इन सभी शॉर्टकमिंग्स की वजह से टेस्टोस्टेरॉन के सिंथेटिक डेरिवेटिव्स को डेवलप किया गया है। तो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन समझने से पहले हम फटाफट टेस्टोस्टेरॉन की फार्माकोकाइनेटिक्स समझते हैं। तो अब समझते हैं एंड्रोजन्स के यानी कि टेस्टोस्टेरॉन के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। नाउ बॉडी में जितना भी टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है उसमें से अराउंड 98% टेस्टोस्टेरॉन प्रोटीन से बाइंड रहता है। प्रोटीन्स नेमली सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। सिर्फ जो फ्री टेस्टोस्टेरॉन है वो ही फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के लिए अवेलेबल होता है, वो ही फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के लिए यूज़ होता है। सो लुक एट दिस फिगर। ये टेस्टोस्टेरॉन का मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन कर रहा है। अराउंड 5 to 10% टेस्टोस्टेरॉन बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी का 90 to 95% टेस्टोस्टेरॉन लीवर में फेज 1 और फेज 2 मेटाबॉलिक पाथवे से इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर यूरिन में एक्सक्रीट होता है। नाउ 5-alpha reductase enzyme अराउंड 5 to 10% टेस्टोस्टेरॉन को DHT यानी कि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट करता है। नाउ DHT टेस्टोस्टेरॉन से भी ज़्यादा पोटेंट एंड्रोजन है। वहीं एंजाइम साइटोक्रोम 19 एरोमेटेज लगभग 0.2% टेस्टोस्टेरॉन को ईस्ट्राडायोल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक ईस्ट्रोजन है। ना ईस्ट्रोजन्स जो हैं वो बोन्स को मजबूत करते हैं, बोन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नाउ 90 to 95% टेस्टोस्टेरॉन इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है, नेमली एंड्रोस्टेरॉन एंड इथियोकॉल एनोलॉन। तो ये हैं इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। नाउ इस रैपिड हेपाटिक मेटाबॉलिज्म की वजह से टेस्टोस्टेरॉन की प्लाज्मा हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है और लगभग 10 to 20 मिनट्स होती है और टेस्टोस्टेरॉन ओरली इनएक्टिव होता है। टेस्टोस्टेरॉन की ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट होती है और टेस्टोस्टेरॉन को इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इन्हीं सब शॉर्टकमिंग्स को देखते हुए सिंथेटिक एंड्रोजन्स को डेवलप किया गया और इन सिंथेटिक एंड्रोजन्स को क्लिनिकली भी यूज़ किया जाता है। नाउ सिंथेटिक एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। नाउ टेस्टोस्टेरॉन की एफिकेसी, एंड्रोजेनिक पोटेंसी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और ओरल बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सिंथेटिक एंड्रोजन्स को डेवलप किया गया है। नाउ सिंथेटिक एंड्रोजन्स को मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहली क्लास है 17 अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, जैसे कि मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन, फ्लूऑक्सीमास्टेरॉन, ऑक्सैंड्रोलॉन, देन स्टैनोजोलॉल, देन डेनाजोल। नाउ ये सिंथेटिक एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरॉन के अल्काइलेटेड डेरिवेटिव्स हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनकी मेन एडवांटेज है कि इनको ओरली दिया जाता है, पर इनकी सब मैक्सिमल एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि इनकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी टेस्टोस्टेरॉन से कम होती है। और इनकी मेन डिसएडवांटेज है कि ये हेपाटोटॉक्सिक होते हैं और इनसे कोलेस्टैटिक जॉन्डिस भी हो सकता है। इसके अलावा इन अल्काइलेटेड डेरिवेटिव से
गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL कम और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL बढ़ सकता है। दूसरी कैटेगरी के सिंथेटिक एंड्रोजन्स हैं 17 बीटा एस्टेरिफाइड डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन अनडेकानोएट, देन टेस्टोस्टेरॉन एनांथेट, टेस्टोस्टेरॉन सीपियोनेट। नाउ ये टेस्टोस्टेरॉन के एस्टेरिफाइड डेरिवेटिव्स हैं, ये लिपिड सॉल्युबल हैं और इनको यूजुअली इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। इनकी मेन एडवांटेज ये है कि इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है और इसलिए इनका जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, यानी कि इनका असर लंबे समय तक रहता है। इसके अलावा ये हिपैटोटॉक्सिक भी नहीं होते। अगर ये हिपैटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो ना के बराबर होती है। नाउ तीसरी तरह के जो एंड्रोजेनिक डेरिवेटिव्स हैं वो ओरली दिए जाते हैं और इनकी हिपैटोटॉक्सिसिटी भी नहीं होती, अगर होती भी है तो ना के बराबर होती है। इसमें आते हैं टेस्टोस्टेरॉन अनडेकानोएट, जिसकी ओरल फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल है, देन मैस्टेरोलॉन। नाउ फोर्थ कैटेगरी के सिंथेटिक एंड्रोजन्स हैं 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव्स, नेमली नैंड्रोलॉन, नैंड्रोलॉन फिनाइल प्रोपियोनेट। तो ये है सिंथेटिक एंड्रोजन्स की क्लासिफिकेशन। तो अब नेचुरल और सिंथेटिक एंड्रोजन्स को स्टडी करने के बाद अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन कैसे अपना बायोलॉजिकल एक्शन बॉडी में प्रोड्यूस करता है। तो अब समझते हैं टेस्टोस्टेरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 98% टेस्टोस्टेरॉन जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो प्रोटीन से बाइंड रहता है, स्पेशली विद सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। सिर्फ फ्री टेस्टोस्टेरॉन ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, फ्री टेस्टोस्टेरॉन है, ये एंड्रोजन, ये टेस्टोस्टेरॉन एक एंड्रोजन है, तो ये एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि टेस्टोस्टेरॉन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन दोनों एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरॉन और डाइहाइड्रो एंड्रोस्टेरॉन दोनों एंड्रोजन रिसेप्टर एगनिस्ट हैं, दोनों ही एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करके अपना बायोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। नाउ टेस्टोस्टेरॉन एंड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन दोनों केमिकली स्टेरॉयड भी हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन क्योंकि एक स्टेरॉयड है, ये जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू इजीली पास हो जाता है और पास होकर ये सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। नाउ सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स, बट ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स इनहिबिटरी प्रोटीन दैट इज HSP हीट शॉक प्रोटीन से बाउंड रहते हैं। अब ये टेस्टोस्टेरॉन इन इनहिबिटरी प्रोटीन्स को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और खुद ये एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, उनको एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद ये जो टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन रिसेप्टर का ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाद ये डाइमराइज हो जाता है और ये डाइमराइज्ड रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में से ट्रांसलोकेट होकर न्यूक्लियस में पहुंच जाते हैं। नाउ ये डाइमर को एक्टिवेटर से बाइंड करता है, फर्दर एक्टिवेट होता है और सेल का जो DNA होता है उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसे कहते हैं एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट उससे इंटरैक्ट करता है और इस वजह से टेस्टोस्टेरॉन जिन जीन्स को टारगेट करता है, जिन जीन्स को टारगेट करना चाहता है वो जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और रिक्वायर्ड यानी कि टेस्टोस्टेरॉन के हिसाब से मैसेंजर RNA की सिंथेसिस होती है और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और उससे टेस्टोस्टेरॉन अपने बायोलॉजिकल या फिर कहें फिजियोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह टेस्टोस्टेरॉन न्यूक्लियस के DNA पर एक्ट करता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैसेंजर RNA और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है और अपने फिजियोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस करता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन एंड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। नाउ
टेस्टोस्टेरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने के बाद अब समझते हैं बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है. सो लुक एट दिस फिगर. ये फिगर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सेस इन मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ हाइपोथैलेमस GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है. GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है जिससे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है. नाउ ये दोनों हार्मोन्स LH और FSH फर्दर टेस्टिस के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. नाउ यहाँ पे टेस्टिस के दो फंक्शन हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. नाउ FSH स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है. स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस टेस्टिस के सर्टोली सेल्स में होता है और इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. ना यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जब ब्लड में FSH के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो ये सर्टोली सेल्स एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं इनहिबिन, और इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है जिससे FSH का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है. दूसरी ओर LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है और ये लेडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं. नाउ बढ़े हुए जब भी टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ते हैं तो बढ़े हुए टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को इनहिबिट करते हैं जिससे हाइपोथैलेमस से GnRH और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH का सिक्रीशन कम होता है और बढ़े हुए टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स फिर से नॉर्मलाइज हो जाते हैं. ना इसके अतिरिक्त ईस्ट्राडायोल भी टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन हो रही है उसको रेगुलेट करता है. ना जैसा कि हम पढ़ चुके हैं मेल्स में लगभग 5 to 10 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरॉन रोज प्रोड्यूस होता है और इसका लगभग 5 to 10% हिस्सा डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है. ना एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेस टेस्टोस्टेरॉन को डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट करता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन से भी ज़्यादा पोटेंट एंड्रोजन है. और ये जो डेली टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ इसका लगभग एक बहुत छोटा सा हिस्सा 0.2% हिस्सा ईस्ट्राडायोल में कन्वर्ट होता है और ईस्ट्राडायोल एक बायोलॉजिकली एक्टिव ईस्ट्रोजन है. ना जब भी ब्लड में ईस्ट्रोजन यानी कि ईस्ट्राडायोल्स के लेवल बढ़ते हैं तो ईस्ट्राडायोल भी एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक सिग्नल्स भेजता है जिससे GnRH और LH का जो सिक्रीशन है कम होता है. उसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन कम होकर नॉर्मलाइज हो जाता है और एस्ट्राडायोल के भी बढ़े हुए ब्लड लेवल्स दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाते हैं. तो ये है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सेस इन मेल्स जो कि टेस्टोस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करता है. तो अब पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ नेचुरल एंड्रोजन्स. अब यहाँ पर हम ये बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एक नेचुरल एंड्रोजन है और टेस्टोस्टेरॉन एक स्टीरॉयड है जिसको एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टीरॉयड कहते हैं. और टेस्टोस्टेरॉन के एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक दोनों तरह के एक्शंस होते हैं. एंड्रोजेनिक एक्शंस में आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स. और इसके अलावा एनाबॉलिक एक्शंस टेस्टोस्टेरॉन के हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स. नाउ ये हैं टेस्टोस्टेरॉन के एंड्रोजेनिक एंड एनाबॉलिक एक्शंस. अब ये हम टेस्टोस्टेरॉन की फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये समझ चुके हैं कि टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में दो बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है और ये जो दो बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं ये एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक एक्शंस
ये भी एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ 5 अल्फा रिडक्टेस टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन से भी ज़्यादा पोटेंट एंड्रोजन है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन दोनों ही एंड्रोजन रिसेप्टर एगनिस्ट हैं। ये एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करके अपने फिजियोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर साइटोक्रोम 19 एरोमेटेस एंजाइम टेस्टोस्टेरोन के लगभग 5.2% हिस्से को ईस्ट्राडायोल में कन्वर्ट करता है। ईस्ट्राडायोल एक ईस्ट्रोजन है और ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो अब समझते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्राडायोल। पहले पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक दोनों तरह के एक्शंस होते हैं। पहले समझते हैं एंड्रोजेनिक एक्शंस। नाउ इंटरनल जेनिटेलिया और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन से होती है। नाउ ड्यूरिंग गैस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मेल फीटस की जो वॉल्फियन डक्ट होती है वो एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसिकल्स और वास डेफरेंस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इसके अलावा लड़कों में लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स की ग्रोथ होती है और डीपनिंग ऑफ वॉइस यानी कि आवाज़ का भारी होना भी टेस्टोस्टेरोन से ही होता है। और टेस्टोस्टेरोन से ही मेल बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि मेल्स में फिज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है। इसके अलावा पीनाइल इरेक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ लिबिडो भी टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है। देन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स का बनना और स्पर्म्स का मैच्योर होना भी टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन पर ही डिपेंडेंट है। अब समझते हैं एनाबॉलिक फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन से एपिफाइसियल बोन चौड़ाई और लंबाई में ग्रो करती है, यानी कि बोन्स जो हैं वो चौड़ी और लंबी होती हैं। देन टेस्टोस्टेरोन बोन्स का मिनरलाइजेशन करता है, यानी कि बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता है जिससे वो चौड़ी होती हैं और वो मजबूत हो जाती हैं। देन टेस्टोस्टेरोन मसल्स में प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और मसल मास को बढ़ाता है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन सबक्यूटेनियस फैट को भी रिड्यूस करता है। देन टेस्टोस्टेरोन एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है जिससे कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़े। अब यहाँ पर ये एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि किडनी से रिलीज़ होता है और जो कि आरबीसी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इस एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन को टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है और इसके अलावा ये हीम की सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। तो ये है एंड्रोजेनिक फंक्शंस, देन एनाबॉलिक फंक्शंस एंड रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन आरबीसी फॉर्मेशन। तो ये है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब पढ़ते हैं DHT यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। नाउ DHT एक्सटर्नल जेनिटेलिया और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नाउ गैस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान DHT की वजह से मेल फीटस का एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप होता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्क्रोटम, पेनिस एंड मेल यूरेथ्रा। देन प्यूबर्टी के दौरान भी DHT ग्लैंड्स पेनिस की चौड़ाई और लंबाई को बढ़ाता है। देन स्क्रोटम की जो सरफेस है, ऊपर की जो सरफेस है वो रफ हो जाती है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन बननी शुरू हो जाती है और इसके अलावा DHT सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को भी डेवलप करता है। देन ओल्ड एज में बहुत से लोगों में, बहुत से मेन में प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। दैट इज़ प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट, जिसको कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। ये एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट भी DHT की वजह से ही होता है।
इसके अलावा DHT मेल बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और DHT से जो स्किन है वो खुरदुरी बन जाती है, कोर्स हो जाती है एंड DHT सीबम की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है जिससे कि जो स्किन है वो ऑयली रहती है। देन प्यूबर्टी के दौरान सेक्सुअल हेयर ग्रोथ भी DHT की वजह से होता है। इसके अलावा मेल पैटर्न बाल्डनेस जो कि ज़्यादातर मेन में 40 साल की उम्र के बाद देखी जाती है, जिसमें धीरे धीरे हेयर लाइन जो है वो रिसीड होने लगती है, ये भी DHT की वजह से ही होता है। तो ये हैं DHT के मेन फिजियोलॉजिकल एक्शंस। अब समझते हैं ईस्ट्राडायोल के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ईस्ट्राडायोल के एनाबॉलिक फंक्शंस होते हैं और बोन की डेवलपमेंट में ईस्ट्राडायोल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ना यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में प्यूबर्टी के बाद ईस्ट्राडायोल एपिफाइजियल क्लोजर करता है जिससे कि बोन्स का लंबा होना बंद हो जाता है। इसके अलावा ईस्ट्राडायोल का एक मेन काम है मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट का डिपॉजिट होना, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो मजबूत हो जाती हैं और ईस्ट्राडायोल इस तरह बोन्स की जो डेंसिटी है उसको बढ़ा देता है। नाउ ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा संख्या में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स और एरोमेटेज एंजाइम होता है जो कि ये बताता है कि ईस्ट्राडायोल ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है। और यहाँ देखा गया है कि मेल लिबिडो की जो एक्टिवेशन है उसमें ईस्ट्राडायोल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये है फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन एंड ईस्ट्राडायोल। अब समझते हैं यूजेस ऑफ एंड्रोजन्स। अब समझते हैं इंडिकेशंस ऑफ एंड्रोजन थेरेपी। एंड्रोजन थेरेपी को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फिजियोलॉजिकल रिप्लेसमेंट थेरेपी और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ना फिजियोलॉजिकल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि किसी भी कारण से अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन नॉर्मल से कम हो तो बाहर से एंड्रोजन देकर उस कमी को पूरा किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि अनीमिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर मसल्स वीक हैं, तो उस कंडीशन में भी एंड्रोजन्स दिए जाते हैं और इस थेरेपी को कहते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। तो अब पहले समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ कहाँ होता है। पहला यूज़ होता है इन पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिक हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म का मतलब जहाँ पे टेस्टीज जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या फिर टेस्टीज के डिसऑर्डर की वजह से टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन या तो बिल्कुल नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। तो इसमें बाहर से जो है वो टेस्टोस्टेरॉन दिया जाता है। दूसरा फंक्शनल लो टेस्टोस्टेरॉन, यहाँ पर कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती पर फिर भी टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में टेस्टोस्टेरॉन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है और यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसलिए किया जाता है जिससे कि जो पेशेंट है उसके ब्लड में उतना टेस्टोस्टेरॉन पहुंच जाए जितना कि एक नॉर्मल यूगोनाडल मैन में होता है, जिसके जो गोनाड्स हैं वो नॉर्मली फंक्शनल हों। नाउ हाइपोगोनाडिज्म और इम्पोर्टेंस में भी टेस्टोस्टेरॉन दिया जाता है। नाउ हाइपोगोनाडिज्म और इम्पोर्टेंस में टेस्टोस्टेरॉन की ट्रांसडर्मल जेल फॉर्मुलेशन दिन में एक बार दी जाती है। तो ये है फिजियोलॉजिकल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें कि टेस्टोस्टेरॉन या तो बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होता या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और उस वजह से बाहर से टेस्टोस्टेरॉन दिया जाता है जिससे कि जो ब्लड का टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाए। अब पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी।
नाउ फार्माकोलॉजिकल एंड्रोजन थेरेपी को नॉन गोनाडल डिसीज़ में दिया जाता है, यानी कि गोनाड्स या फिर टेस्टिस से रिलेटेड यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन नॉर्मल है। नाउ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में नेचुरल एंड्रोजन्स या फिर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं। नाउ मसल्स या फिर बोन की ग्रोथ या फिर ब्रेन या फिर किसी दूसरे ऑर्गन या टिश्यू की फंक्शनिंग को अगर इम्प्रूव करना हो तो एज अ सेकेंड लाइन थेरेपी एंड्रोजन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ कुछ क्लिनिकल सिचुएशंस में एंड्रोजन्स काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं, साथ ही साथ इनकी जो सेफ्टी है और जो एफिकेसी है वो भी वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि इनका यूज़ बहुत लंबे समय से हो रहा है। तो इसलिए फार्माकोलॉजिकल एंड्रोजन थेरेपी को भी क्लिनिकली यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं वो कौन सी नॉन गोनाडल डिसीज़ेज़ हैं जहाँ पर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यूज़ होती है। पहला अनीमिया। अगर अनीमिया रीनल दैट इज़ किडनी फेलियर या फिर बोन मैरो फेलियर की वजह से है तो अनीमिया में पहले तो जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो है एरिथ्रोपोएटिन, बट उसके साथ साथ एंड्रोजन थेरेपी को भी दिया जा सकता है। देन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में अगर ईस्ट्रोजन थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो हम एंड्रोजन थेरेपी दे सकते हैं। देन टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, मसल्स का मास बढ़ाता है, उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। तो एड्स रिलेटेड जो मसल वेस्टिंग है उसमें भी एंड्रोजन थेरेपी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि C1 एस्टरेज इनहिबिटर प्रोटीन्स की कमी की वजह से होता है। यहाँ पर 17 अल्फा एल्काइलेटेड एंड्रोजन्स जैसे कि मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, स्टैनोजोलॉल, देन डेनाजोल, ये सब C1 एस्टरेज इनहिबिटर प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं और इसलिए ये सारे एंड्रोजेनिक डेरिवेटिव्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस और एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में भी एंड्रोजन्स का यूज़ किया जाता है। अब पढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंड्रोजन थेरेपी। अब समझते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंड्रोजन थेरेपी। पहले देखते हैं कि अगर मेन में एंड्रोजन थेरेपी दी गई है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, एंड्रोजन थेरेपी स्पेशली 17 अल्फा एल्काइलेटेड एनालॉग्स ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को बढ़ा देते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL के जो लेवल्स हैं उनको कम कर सकते हैं। देन ये जो एंड्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं ये एग्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इम्पल्सिविटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इम्पल्सिविटी यानी कि एक क्षण में ही बिना सोचे समझे कोई काम जो कि दिमाग में आए वो कर देना। तो एंड्रोजन्स की वजह से जो मेल्स हैं, जो मेन हैं, उनमें एग्रेशन और इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। देन 17 अल्काइल डेरिवेटिव से कोलेस्टैटिक जॉन्डिस भी हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। देन गायनिकोमेस्टिया यानी कि मेल ब्रेस्ट का प्रोलिफरेट होना, ये भी हो सकता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो कि हमने दिए हैं वो पेरिफेरली ईस्ट्राडायोल में भी कन्वर्ट होते हैं। तो जो ईस्ट्राडायोल है वो एक ईस्ट्रोजन है और जो ईस्ट्रोजन है वो ब्रेस्ट टिश्यू को प्रोलिफरेट करता है। तो एंड्रोजन थेरेपी से कई बार मेन में गायनिकोमेस्टिया भी देखा गया है। देन एंड्रोजन थेरेपी से ओलिगोजूस्पर्मिया भी हो सकता है यानी कि लो स्पर्म काउंट। नाउ बाहर से ज़्यादा समय तक एंड्रोजन देने पर कई बार टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है यानी कि जो टेस्टिस हैं वो श्रिंक हो जाती हैं और टेस्टिस की श्रिंकेज की वजह से होता है ओलिगोस्पर्मिया। देन एंड्रोजन्स जो हैं वो ऑयल का सिक्रीशन बढ़ाते हैं, तो कई बार एक्ने भी निकल सकते हैं
फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर कई बार एक्ने भी निकल जाते हैं। देन जैसा हमने पढ़ा है DHT इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल पैटर्न बार्डनेस। पर ये जो मेल पैटर्न बार्डनेस है जिसमें हेयरलाइन रिसीड होती है, ये नॉर्मली 40 ईयर्स की एज के बाद देखा जाता है। पर बाहर से एंड्रोजन देने की वजह से देयर कैन बी अर्ली अपीयरेंस ऑफ मेल पैटर्न बाल्डनेस। और इसके अलावा एंड्रोजन थेरेपी कैन ऑल्सो कॉज एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। तो ये हैं एंड्रोजन थेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो कि मेन में देखे जाते हैं। बट वुमेन में एंड्रोजन थेरेपी के क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? पहला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विरिलाइजेशन, यानी कि मेल्स जैसे कैरेक्टर फीमेल्स में डेवलप हो जाना, जैसे कि एक्सेस बॉडी हेयर और देन डीपनिंग ऑफ वॉइस का भारी होना। नाउ दिस डीपनिंग ऑफ वॉइस कैन बी परमानेंट बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग थेरेपी। इसके अलावा वुमेन में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी देखी गई हैं। तो ये हैं साइड इफ़ेक्ट्स विच आर सीन विद द एंड्रोजन थेरेपी इन वुमेन। अब देखते हैं कि यंग चिल्ड्रन यानी कि यंग बॉयज़ या फिर चिल्ड्रन में अगर एंड्रोजन थेरेपी दी जाए तो उससे क्या होगा। पहला अंडरस्टूड है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी बच्चों में एडल्ट वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं और प्री मैच्योर सेक्शुअल बिहेवियर हो सकता है, यानी कि वक्त से पहले ही जो चाइल्ड है या फिर जो यंग बॉयज़ हैं उनमें सेक्शुअल बिहेवियर देखा जा सकता है। इसके अलावा एंड्रोजन थेरेपी की वजह से ईस्ट्राडायोल का प्रोडक्शन भी बढ़ता है और उसके वजह से देयर इज़ अर्ली क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस, तो बोन्स अब बढ़ेंगी नहीं, जिसकी वजह से स्टंटिंग ऑफ स्टेचर भी हो सकता है बच्चे की, या फिर यंग बॉय की जो हाइट है वो भी कम रह सकती है। तो ये है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंड्रोजन थेरेपी इन मेन, वुमेन एंड इन चिल्ड्रन। अब देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। वो कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जहाँ पर हमें एंड्रोजन थेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स या डिसीजेज़ हैं जहाँ पर हमें एंड्रोजन थेरेपी नहीं देनी। पहली है प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा। अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी मेन को पहले से ही प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा है, पहले से ही प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बड़ा हुआ है, तो हमें एंड्रोजन थेरेपी नहीं देनी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि DHT जो है वो प्रोस्टेट के साइज़ को फर्दर बढ़ाता है। देन कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट मेल, अगर कैंसर है ब्रेस्ट मेल का तो भी हमें एंड्रोजन थेरेपी नहीं देनी, क्योंकि जो एंड्रोजन्स हैं वो ईस्ट्राडायोल में भी कन्वर्ट होते हैं और ईस्ट्राडायोल फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू करता है। देन लिवर एंड किडनी डिसीज़ में भी एंड्रोजन्स नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में भी हम एंड्रोजन्स नहीं दे सकते बिकॉज इट कॉजेज मैस्क्यूलाइजेशन ऑफ फीमेल फीटस। फीमेल फीटस में मेल्स वाले कैरेक्टर आ जाएंगे। देन इन मेन एजड मोर देन 65 ईयर्स भी हमें एंड्रोजन थेरेपी नहीं देनी, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो मेन होते हैं उनमें ऑलरेडी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का खतरा रहता है, रिस्क रहता है। देन मेन विद कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ और CHF में भी एंड्रोजन थेरेपी नहीं देनी, क्योंकि देखा गया है कि जो एंड्रोजन्स हैं वो HDL को कम करते हैं और LDL को बढ़ाते हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फर्दर बढ़ जाता है। और क्योंकि जो ईस्ट्राडायोल है वो उसका ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो कंडीशंस जैसे कि स्लीप, ये जो एंड्रोजन थेरेपी है इट कैन फर्दर वर्सन प्रॉब्लम्स लाइक स्लीप एपनिया, देन माइग्रेन एंड एपिलेप्सी। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जहाँ पर हमें एंड्रोजन थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जहाँ पर एंड्रोजन थेरेपी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड्रोजन्स, अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑन एंड्रोजन्स। यहाँ पर हमने एंड्रोजन्स की इंट्रोडक्शन देखी, हमने समझा कि नेचुरल एंड्रोजन्स क्या होते हैं, फिर हमने सिंथेटिक एंड्रोजन्स क्यों डेवलप करे गए, सिंथेटिक एंड्रोजन्स की क्लासिफिकेशन देखी, उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन देखा। देन वी स्टडीड द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द बॉडी, कैसे हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सेस
जो है वो टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रीशन को रेगुलेट करती है। उसके बाद हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़े, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन एंड estradiol, then therapeutic uses, that is the androgen therapy, and finally we have covered the side effects of androgen therapy. So this is all about androgens. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.